नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। देश के 8 राज्यों में हर रविवार को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और इसकी शुरुआत होगी 14 मई से। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और हरियाणा में तकरीबन 20,000 पेट्रोल पंप हर रविवार को 24 घंटे बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप मालिकों की एक संस्था ने बताया कि तेल की बचत करने के लिए ये फैसला किया गया है। आपको बताएं, मन की बात में पीएम मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ईंधन बचाने का आह्वान किया था। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बिल्कुल जी समीर, इस फैसले के क्या मायने निकाले जाए? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सरकार की इसको लेकर क्या योजना है? इस खबर को अगर समझना है तो इसके दो अहम पहलुओं को समझना होगा। एक तो ये कि भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है ऑयल इंपोर्ट करने के मामले में, और दूसरा ये है कि हाल में जो ट्रेंड देखा गया है वो ये है कि रविवार के दिन यानी कि वीकेंड पे जो लोग तेल भराते हैं उनमें तकरीबन 30 से 40% की गिरावट हुई है। इन दो पहलुओं को अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में इस बात का जिक्र किया था कि आप क्यों ना ऐसी कोई पहल करें, कोई ना ऐसा मैकेनिज्म निकालें कि संडे को अगर आप एक दिन के लिए पेट्रोल पंप बंद रखते हैं तो इसके कई फायदे जो है वो देखने को मिलेंगे। एक ये कि पर्यावरण के लिहाज से ये एक बेहतर कदम होगा, तेल की खपत कम होगी, और दूसरा जो भारत की निर्भरता है विदेशों से तेल इंपोर्ट करने की, वो निर्भरता कम होगी और भारत का जो खजाना है वो मजबूत होगा, रुपया भी मजबूत होगा। तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था। और अब जो है जो एसोसिएशन है, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, उन्होंने इस मन की बात को समझा और इसको वक्त की मांग समझते हुए 8 राज्यों में पेट्रोल पंप को रविवार के दिन बंद करने की ये पहल का स्वागत किया है और अब इस फैसले पर मुहर भी लगी है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर डिटेल में जानकारी देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वो टेलीकॉम जैसे स्ट्रेस्ड सेक्टर की कंपनियों को दिए लोन के लिए ज्यादा प्रोविजनिंग करें। आरबीआई ने कहा है कि वो ऐसी कंपनियों के स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए भी ज्यादा प्रोविजन रखें। साथ ही आरबीआई के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों पर वित्तीय दबाव है और इस सेक्टर में मौजूदा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से कम है, इसलिए बैंकों के बोर्ड्स को टेलीकॉम सेक्टर के लोन की 30 जून तक समीक्षा करनी चाहिए। वित्त मंत्रालय ने भी टेलीकॉम सेक्टर को लेकर लाल झंडी दिखाई है। ये भी आपको बताएं कि वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगर रेगुलेटर ने सख्ती नहीं दिखाई तो आने वाले दिनों में टेलीकॉम सेक्टर में भी 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एनपीए हो सकते हैं। फिलहाल स्टैंडर्ड लोन के लिए बैंक 5% की प्रोविजनिंग करते हैं और अगर कंपनी 91 दिन के अंदर लोन का ब्याज चुकाने में असफल रही तो ये प्रोविजनिंग बढ़ती जाती है। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा कि प्रोविजनिंग सेक्टर के ऊपर आधारित होनी चाहिए और इसकी एक तिमाही में कम से कम एक बार तो समीक्षा होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर रही शराब कारोबारी विजय माल्या की गिरफ्तारी। लंदन में उन्हें गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई। लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने माल्या को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिल गई है। माल्या पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। बैंक का कर्ज नहीं चुकाने के बाद माल्या को भगोड़ा घोषित किया गया था। माल्या को भारत लाने के लिए सरकार ने ब्रिटेन से उनके प्रत्यर्पण की मांग की थी। इतना ही नहीं, भारत की कई अदालतों ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आरोप ये कि उन्होंने बैंक के लिए लोन को विदेश में ट्रांसफर किया था। माल्या मार्च 2016 से फरार है। भारत सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण के लिए इस साल फरवरी में अर्जी दी थी। साथ ही सीबीआई ने आईडीबीआई लोन डिफॉल्ट केस में माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की थी। इस मामले में इस साल 24 जनवरी को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। विजय माल्या पर तो कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद माल्या के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे। जमानत मिलने के बाद माल्या ने भारतीय मीडिया पर तंज कसा, बाकायदा ट्वीट किया। माल्या ने कहा, जिस तरह से भारतीय मीडिया ने उनकी गिरफ्तारी की खबरें बढ़ा चढ़ाकर चलाई हैं, इसका उन्हें पहले से आभास था। आज कोर्ट में प्रत्यर्पण की सुनवाई हुई है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री ने कहा है कि आज भारत सरकार ने माल्या को भारत लाने के लिए पहली बाधा पार कर ली है। वित्त मंत्री ने कहा कि सीबीआई और भारतीय हाई कमीशन यूके की कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों के मन में भ्रम है कि अगर कोई एक बार विदेश फरार हो जाता है तो वो वहां पर सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है।
माल्या का केस साफ तौर पर प्रत्यर्पण का केस है और इसकी प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यर्पण एक आसान प्रक्रिया है। माल्या ऊपरी कोर्ट में जा सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा समय लग सकता है। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार ने माल्या के खिलाफ फेमा का हल्का केस बनाया था, लेकिन अब सरकार ने माल्या पर पीएमएलए का केस लगाया है। माल्या की गिरफ्तारी के बाद जमानत पर जी मीडिया संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार से खास बात की है, सुनिए। अरेस्ट को कितनी बड़ी सफलता मानते हैं भारत के लिए सर? नहीं, ये विजय माल्या, मेरा मानना है कि विजय माल्या एक हिस्सा है। देश के साथ जो लोगों ने इस प्रकार के व्यवहार करे हैं, ऐसे जो भी क्यों ना हो, वो छोड़ा नहीं जाएगा। सर तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी विजय माल्या जैसे लोगों को? और भी मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा बिना पूरी जानकारी प्राप्त किए। सर आखिरी सवाल, और भी लोगों को लाने की कोशिश की जाएगी? ये इसमें संदर्भ में जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कदम उठाए। विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर भारत सरकार आगे की कार्रवाई को बढ़ाएगी। आगे सीबीआई और इंडियन हाई कमीशन मिलकर माल्या के प्रत्यर्पण पर काम करेगी। सरकार को उम्मीद है कि लंदन कोर्ट माल्या के प्रत्यर्पण पर जल्द फैसला सुनाएगा। सरकार को उम्मीद है कि मामला ऊपरी अदालत में भी जा सकता है। साथ ही सरकार ने कहा कि माल्या के मामले को तूल नहीं देना चाहिए, इससे माल्या को फायदा होगा। माल्या कोर्ट में इसे राजनीति साजिश बताकर फायदा उठा सकते हैं। आपको बताएं, भारत सरकार ने आईडीबीआई के 900 करोड़ के लोन डिफॉल्ट मामले में माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की है। वहीं माल्या की गिरफ्तारी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया, जबकि राज बब्बर ने विजय माल्या की गिरफ्तारी को देश के लिए अच्छी खबर बताया। निश्चय ही जो कार्य पिछली सरकारें करने में असफल रहीं, उसे कर दिखाने में मोदी सरकार और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों ने एक उपलब्धि प्राप्त की है। एक अच्छी खबर है। हमारे देश का पैसा वो यहाँ से लेकर गए हैं, न्याय होना चाहिए, हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए। वहीं हरिभक्ति ग्रुप के सीईओ शैलेश हरिभक्ति ने माल्या की गिरफ्तारी को बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे दूसरे लोगों को भी सबक मिलेगा। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो गवर्नमेंट ने बहुत साफ तरीके से पूरे इंडिया को भेजा है कि अब कहीं छुपने की जगह नहीं बची और जिसको अपना कर्जा देना है उसको देना ही पड़ेगा, जिसको टैक्स देना है उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। ये मैसेज जो है वो बहुत साफ हो गया है और मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया से सबसे बड़े महत्व की चीज़ ये होगी कि जब विजय माल्या के यहाँ आने या ना आने से कुछ नहीं होगा, उनका पैसा लौटाने से सबकी प्रेस्टीज बढ़ेगी, बैंक की, गवर्नमेंट की और लीगल प्रोसेस की। और आज एक बड़ी खबर आई मॉनसून के मोर्चे से। इस साल मॉनसून सामान्य रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अपने पहले अनुमान में इस साल 96% से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। आपको बताएं 90% से ज्यादा बारिश सामान्य बारिश मानी जाती है। पिछले साल 97% बारिश हुई थी। आईएमडी के मुताबिक मॉनसून सीजन के दूसरे हिस्से यानी अगस्त सितंबर में अल नीनो की संभावना 50% ही है। जून के पहले हफ्ते में मौसम विभाग अब दूसरा अनुमान जारी करेगा। पिछले साल अच्छी बारिश से रिकॉर्ड 25 करोड़ 27 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ था। वहीं मानसून का अनुमान जारी होने से पहले बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। आज भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई और निफ्टी 9200 के स्तर के पार निकल गया। फिर आखिरी घंटे में बिकवाली बढ़ी और निफ्टी ने 9100 के स्तर को भी तोड़ दिया, लेकिन कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 9100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। वहीं सेंसेक्स 95 अंक और निफ्टी 34 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत कम ऑप्शन है इस बाजार के अंदर। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप अभी खरीदें तो 3 साल में पैसा नहीं बनाएंगे, बल्कि इसको इस तरीके से देखें कि हो सकता है कि आने वाले 2 महीने में बेहतरीन मौके आपको मौजूदा स्तरों से और बेहतरीन मौके मिले खरीदारी करने के। तो अगर आप एक नियमित रूप से निवेश करते हैं एक एसआईपी के रूप में स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, तो आप उसको जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़ा पैसा लगाने की फिराक में हैं तो मेरी राय ये होगी कि आप 2 से 3 महीने का इंतज़ार करें।
आपको बेहतर मौके मिलेंगे। जनवरी मार्च तिमाही में टीसीएस का मुनाफा उम्मीद से बेहतर रहा है। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2.5% गिरकर 6,608 करोड़ रुपए रहा। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,778 करोड़ रुपए था। वहीं जनवरी मार्च तिमाही कंपनी की आय उम्मीद के मुताबिक रही है। चौथी तिमाही में आय 29,735 करोड़ से गिरकर 29,642 करोड़ रुपए हो गई है। इस तिमाही में कंपनी के एबिट में 1.3% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी की डॉलर आय करीब 1.5% गिरकर 438.7 करोड़ डॉलर हो गई है। We finished this year FY17 with a revenue of 118,000 crores with a revenue growth of 8.3% in CC terms, adding $1.4 billion in constant currency dollar revenue. So in terms of reported dollar revenue, we concluded the year with $17.58 billion, which is a growth of 6.2%. आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी अनुमान में कटौती की है। आईएमएफ ने 2017 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.6% से घटाकर 7.2% कर दिया है। आईएमएफ ने अनुमान में ये कमी नोटबंदी की वजह से की है। आईएमएफ के मुताबिक नोटबंदी के दौरान कैश की कमी होने की वजह से खपत पर नकारात्मक असर पड़ा। फरवरी में सरकार ने जीडीपी के 7.1% जीडीपी अनुमान को बढ़ा दिया था। वहीं आईएमएफ ने 2017 में चीन की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान जताया है, जबकि 2018 के लिए 6.2% रहने का अनुमान जताया है। आरबीआई ने बैंकों के रीट्स और इनवीट्स में निवेश पर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके मुताबिक रीट्स और इनवीट्स पर बैंकों को बोर्ड से मंजूर निवेश नीति बनानी होगी। इसके अलावा नेटवर्थ की कुल 20% की मौजूदा सीमा के दायरे में ही निवेश करना होगा। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के कुल लिमिट में ही बैंक निवेश कर पाएंगे। साथ ही किसी भी रीट्स इनवीट्स के यूनिट कैपिटल से 10% से ज्यादा निवेश नहीं हो सकेगा। आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी के दिन ही इस पर गाइडलाइंस लाने का ऐलान किया था। इनकम टैक्स विभाग टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है, जिसके तहत विभाग टैक्स चोरी करने वाले लोगों और कंपनियों के खिलाफ छापेमारी करने वाली है। पूरी रिपोर्ट देखिए। टैक्स चोरों की अब खैर नहीं। टैक्स चोरी पर आईटी की कड़ी नजर। आईटी विभाग फिर मारेगा बड़े छापे। आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देने में आनाकानी करने वालों की अब खैर नहीं है। आयकर विभाग उन लोगों और कंपनियों के खिलाफ बड़ी छापेमारी की तैयारी कर रहा है जिन पर टैक्स चोरी करने का आरोप है। दरअसल नोटबंदी के दौरान बैंकों में कैश जमा कराने वाले 60,000 लोगों पर आईटी विभाग बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटों में आईटी विभाग कार्रवाई शुरू करेगा। सूत्रों का कहना है कि जिन लोगों और कंपनियों के खिलाफ टैक्स चोरी की पुख्ता जानकारी है, उन पर छापे मारे जाएंगे। नोटबंदी के दौरान आईटी विभाग ने करीब 60,000 संदेहास्पद लेन देन के मामलों का पता लगाया है। इनमें से करीब 1,300 कंपनियां और लोगों का मामला बेहद संवेदनशील है। इसके साथ ही आईटी विभाग उन लोगों को नोटिस भी भेजेगा जिन्होंने ऑनलाइन पूछताछ का जवाब नहीं दिया है। दरअसल ऑपरेशन क्लीन मनी का सरकार दूसरा फेज चला रही है, जिसके तहत आयकर विभाग टैक्स चोरों के खिलाफ लगातार एक्शन में है। सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के 45 संदिग्धों की सूची भी इनकम टैक्स विभाग ने ईडी को सौंप दी है। आईटी विभाग रिटर्न नहीं दाखिल करने वाली करीब 4 लाख कंपनियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। इन कंपनियों में 2015-2016 के दौरान आईटी रिटर्न नहीं भरा था। इन कंपनियों को चेतावनी दी गई है कि अगर 30 दिन के भीतर रिटर्न नहीं भरा तो रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। दरअसल ब्लैक मनी को इकोनॉमी से आउट करने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है, जिसके तहत बेनामी संपत्ति वालों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू भी हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक इसी कड़ी में सूरत में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति वाले एक बिल्डर और 4 डायमंड ट्रेडर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इन 5 के खिलाफ आयकर विभाग ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के ऑर्डर पर पिछले साल जो सर्च और सर्वे किया था, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बेनामी संपत्ति के होने का सबूत मिला था। अब इनके खिलाफ आयकर विभाग ने मामला दर्ज कर लिया है।
जाहिर है टैक्स चोरी अब किसी भी रूप में सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली है। नोटबंदी ने सरकार को वो आंकड़े भी मुहैया करा दिए हैं जिसमें टैक्स चोरी का पर्दाफाश हुआ है, तो टैक्स चोरी करने वालों की अब खैर नहीं है। अहमदाबाद से केतन जोशी के साथ आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। ट्रेनों की देरी से चलने पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। रेलवे के आला अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सुरेश प्रभु ने कहा है कि ट्रेनों को समय से चलाएं या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। रेलवे ने जोनल हेड को आदेश दिया है कि वो सुनिश्चित करें कि नाइट शिफ्ट में सीनियर अधिकारियों की तैनाती हो ताकि तत्काल समस्याओं को दूर किया जा सके। 1 से 14 अप्रैल के दौरान ट्रेनों की पंक्चुअलिटी रेट घटकर 79% पर पहुंच गई है। इसी दौरान पिछले साल ये रेट 84% थी। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अगले लोकसभा चुनावों में वीवीपीएटी मशीनों से जुड़ी ईवीएम इस्तेमाल को लेकर कल होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है। कैबिनेट अगर वीवीपैट मशीनों से जुड़ी ईवीएम इस्तेमाल को लेकर फैसला करती है तो इसके लिए 3000 करोड़ के बजट की जरूरत होगी। विधानसभा चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी और तमाम दूसरी पार्टियों ने ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनावों में वीवीपैट मशीनों से जुड़ी ईवीएम का इस्तेमाल करने का आदेश देने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट बैलेट पत्र के बिना वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले मतदाताओं को फीडबैक मुहैया कराने का एक तरीका है। तो आपको बताएं कि अब कल कैबिनेट जो बैठक होने वाली है उस पर वीवीपैट पर फैसला हो सकता है। दरअसल लोकसभा चुनावों में वीवीपैट मशीनों से जुड़ी ईवीएम इस्तेमाल करने पर विचार किया जा सकता है और अगर वीवीपैट लागू हुआ तो 3000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हम आपको बता दें वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है और वीवीपैट बैलेट पत्र के बिना वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले मतदाताओं को फीडबैक मुहैया कराने का एक तरीका है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनावों में वीवीपैट मशीनों से जुड़ी ईवीएम का इस्तेमाल करने का आदेश देने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। इससे पहले विधानसभा चुनावों के बाद भी आम आदमी पार्टी और तमाम दूसरी पार्टियों ने ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया था, जिस पर अब यह संभावना जताई जा रही है कि कल होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है और अगले लोकसभा चुनावों में वीवीपैट मशीनों से जुड़ी ईवीएम इस्तेमाल को लेकर ही कल इस पर कोई फैसला संभव है। अब आगे बढ़ते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को इनवॉइस अपलोड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जीएसटी नेटवर्क के सीईओ प्रकाश कुमार ने जीएसटी पर जी बिजनेस के कार्यक्रम में बताया कि जीएसटीएन पर एक टूल दिया जाएगा जिसके जरिए व्यापारी ऑफलाइन इनवॉइस भरकर उसे बाद में ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। आप जो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आज, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो इस कारण से कि हम इसको 3 तरह से रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया देखते हैं। एक जो छोटे जिनके एक ही 100-200 इन्वॉइसेज हैं, ये इन्वॉइसेज हमें टैक्स इन्वॉइस की बात करो, बिजनेस टू बिजनेस, आप सीधा पोर्टल पे कर सकते हैं। सेकंड, हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन टूल दे रहे हैं कि जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं बिना किसी नेटवर्क कनेक्टिविटी के, और एक बार जब आपने एंट्री कर ली, महीने की एक रिटर्न वो आप अपलोड कर सकते हैं। और थर्ड है कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर को अलग है जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको इन फर्स्ट 2 से ही कम से। टेलीकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा ने मोबाइल टावर्स को हेल्थ के हिसाब से सुरक्षित बताया है। सिन्हा के मुताबिक टावर के रेडिएशन से स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है। मनोज सिन्हा ने कहा कि अभी तक किसी भी स्टडी ने रेडिएशन से खतरे की रिपोर्ट नहीं दी है। उन्होंने कहा कि भारत में इसे लेकर जो नियम हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी ज्यादा कड़े हैं। मनोज सिन्हा का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बीएसएनएल के एक मोबाइल टावर को हटाने का आदेश दिया है। एक कैंसर मरीज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टावर हटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोबाइल टावर रेडिएशन से स्वास्थ्य के खतरे को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। एक तो फाइनल ऑर्डर वो नहीं है, उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।
अभी फाइनल ऑर्डर आने दिए। दूसरा, जितने भी अध्ययन हुए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के या इस देश के अंदर भी जो इस तरह की संस्थाएं हैं जो इसमें अध्ययन करती हैं, तो मैं समझता हूं कि कोई मनुष्य के सेहत पर कोई दुष्प्रभाव इन रेडिएशंस का नहीं है। और हमारे जो नियम हैं वो दुनिया के बाकी देशों से मुझे लगता है 7 गुने ज़्यादा कड़े हैं। तो इसलिए इस दिशा में कोई सोचने की और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार उसको देख रही है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने संसद भंग कर चुनाव कराने की घोषणा की है। थेरेसा मे ने कहा कि ब्रिटेन में 8 जून को आम चुनाव होंगे। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोटिंग के बाद थेरेसा मे प्रधानमंत्री बनी थी। अब उन्होंने देश में मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार की अवधि 2020 तक थी। थेरेसा ने कहा कि हमारा इरादा है कि सरकार को आम चुनाव बुलाना चाहिए। ब्रिटेन को स्थायित्व चाहिए। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर आ रहा है और उस फैसले को बदला नहीं जा सकता। Where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. Britain is leaving the European Union and there can be no turning back. That means we will regain control of our own money, our own laws and our own borders. And we will be free to strike trade deals with old friends and new partners all around the world. जैगुआर लैंड रोवर ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में बम्पर कटौती की है। कंपनी ने रेंज रोवर वोक की कीमतों में 50 लाख रुपए तक की कटौती की है, जबकि सीबीयू रेंज रोवर स्पोर्ट पर 30 लाख रुपए की छूट दी जा रही है। इसके अलावा लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट की कीमत 4 लाख रुपए और इवोक की कीमत 3 लाख रुपए कम की गई है। कटौती के बाद अब डिस्कवरी स्पोर्ट की नई कीमत 43 लाख 80 हजार रुपए है, जबकि रेंज रोवर इवोक की नई कीमत 45 लाख रुपए हो गई है। दरअसल यूरोपियन यूनियन से अलग होने के फैसले के बाद ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड के मूल्य में गिरावट आई है, जिसके चलते कंपनी ने अपनी प्रीमियम एसयूवीज के दाम कम किए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो जल्द ही डीएससी शो का फेज 2 शुरू करने वाले हैं।